जी, तो बात क्या हो रही थी कि अब चीज़ें जो है वो आप लोगों को क्लियर होना शुरू हो रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस कन्फ्यूजन में सही से या दिल जमाई से या पूरी जान लगा के नहीं पढ़ते कि सर होगा क्या? सर हम जापान जाएंगे, सर जापान नहीं जाएंगे, अगर नहीं गए तो ये सारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे हमारे। ठीक है ना? अक्सर आप स्टूडेंट्स के जहन में ये सवालात थे अब तक कि जनाब हमारे पता चला पैसे हमारे जो है वो ज़ाया हो गए और हम जापान नहीं जा सके तो ये तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये एक ऐसा हुनर है जो एक दफ़ा जब आप हासिल कर लेते हैं तो आप सारी उम्र इस हुनर से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जिस तरह के आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, MBA करते हैं, कंप्यूटर में स्टडीज़ करते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जैपनीज़ लैंग्वेज भी एक हुनर है कि इसमें आप दिन ब दिन पॉलिश होते जाते हैं, ज़ुबान में अपनी लिंग्विस्टिक स्किल्स जो है इम्प्रूव करते रहते हैं और जैसे जैसे आपकी बोलने की सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती रहती हैं, उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। ठीक है, तो अब आप लोगों ने देख लिया, हमारे पास एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ताबिश गए आप लोगों में से, मिस अहमद जा रही हैं, ठीक है ना? अब आपके सामने मिसालें हैं। हमारे ज़माने में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बस लैंग्वेज सीख लो तो उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था। ना कोई इतनी जापानी कंपनियाँ थी, ना जापानी इतना आते थे। ख़ासतौर पे लेट 80s में तो जापानी ने आना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर हमारे शहर में जो है वो MQM आ गई, तो फिर जापानी सारे पीछे हटना शुरू हो गए और जापानी के सारे फॉरनर शुरू हो गए हटना, भागना शुरू हो गए। बल्कि शहर से लोग हम लोग खुद भागना शुरू हो गए, तो गैर मुल्कियों तो भागना ही भागना था। तो तो वो लोगों ने आना है, कंपनीज ने अपने बिजनेस वाइंड अप कर दिया और कराची से बिजनेस चल रहा है। बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी थी। जो जापानी जो था उस ज़माने में, जापान में क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई थी, तो जापानी इन्वेस्ट करना चाहते थे और कराची में इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन कराची के हालात की वजह से क्या हुआ, वो सारा पैसा मलेशिया में इन्वेस्ट हुआ, वो पैसा ताइवान में इन्वेस्ट हुआ, वो पैसा थाईलैंड में और इन कंट्रीज में, फार ईस्ट के कंट्रीज में जहाँ पे अमन था, वहाँ वो इन्वेस्ट हुआ और वो कंट्रीज डेवलप हो गए। आज थाईलैंड हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। आज मलेशिया हमारा हमसे कहाँ चला गया, हमसे बहुत आगे निकल गया। क्यों? कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वो सही थी। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ही उलझे रहे और नतीजा ये हो कि आज तक कभी उस ज़माने में MQM थी, आज तालिबान है, या मैं किसी को नाम लूँगा खाऊंगा, तो तरह तरह की हमारे यहाँ आज तक हम लोग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से नहीं निकल सके। तो अब हमारा नौजवान फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जनाब जॉब्स नहीं। ठीक है, अब हालात फिर थोड़े से बेहतर हुए हैं। जापान को मैन पावर चाहिए, जापान को लोग चाहिए और वर्क वीज़ा का प्रोसेस तेज़ हो गया है। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के थ्रू, जो गवर्नमेंट का इदारा है, जैसी हमारी गवर्नमेंट है वैसे इदारा भी है, तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ काम नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल उसके थ्रू भी लोग जा रहे हैं। उसके अलावा रिक्रूटिंग कंपनी जो है वो बहुत एक्टिव हो गई हैं और वो प्रोएक्टिव होकर जनाब वो काम उन्होंने शुरू कर दिया। अब आपने 2 लेवल सीखे जापानी ज़ुबान के और आपको ठक करके कोई ना कोई कंपनी वर्क वीज़ा पे ले जाती है। ठीक है, अच्छा 3 लेवल आपने सीख लिए तो आप पाकिस्तान में ही जो इम्पोर्टर्स बैठे हुए हैं उनको जैपनीज़ पढ़ने लिखने वाले चाहिए होते हैं, वो आपको हायर कर लेते हैं। और अगर आप 3 लेवल करके जाते हैं, मेरे पास आए दिन कॉल आती रहती हैं कि हमें ऐसे लोग दे दीजिए आपने स्टूडेंट जिन्होंने 3 लेवल किए हुए, उनकी सैलरी ₹1,00,000 से ऊपर ही ऑफर करते हैं। ठीक है, ₹1,00,000 प्लस कमीशन देंगे, कोई कहता है ₹1,00,000 प्लस रेजिडेंस देंगे, कोई कहता है ₹1,00,000 प्लस इंक्रीमेंट देंगे, वगैरह वगैरह। तो ये वो हुनर है। देखिए हमारे ज़माने में कहता हूँ कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या होगा, कि हमने लैंग्वेज सीखे। अब आपके सामने बिल्कुल मंजिल खड़ी है और आपके सामने रास्ता है कि इस रास्ते पे चलेंगे उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब उस मंजिल तक आपने कैसे पहुँचना है, आपने रेंग के पहुँचना है, चल के पहुँचना है, या भाग के पहुँचना है, या फ्लाई करके पहुँचना है, ये आपके अपने ऊपर है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने जल्दी पहुँचेंगे। मैं फिर वही बात कहता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि खुशनसीब है वो शख्स जो जापान हाउस का गेट क्रॉस करके अंदर आ जाता है। उसकी कोई नेकी होती है जो उसको यहाँ तक खींच के लेके आती है। अब वो उस बात को महसूस कर ले, अगर समझ ले, तो उसकी लाइफ बन जाती है। कि मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोग एलीट हैं, इस मुल्क की क्रीम है। जापानी ज़ुबान जानने वाले पाकिस्तान में जिन्होंने N1 किया, मुझे मिला कि कराची में शायद 5-6 लोग होंगे। ठीक है, अच्छा N3 करने वाले भी बहुत होंगे तो 25-30 होंगे, से ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्या पहली बात तो ये किसी को पता ही नहीं कि जापानी सीखनी क्यों चाहिए।
जो सीख लेता है वो 3 लेवल M3 तक पहुंचने से पहले पहले कुछ ना कुछ उसका जापान का हो जाता है, जापान चला जाता है। तो यहाँ पर फिर किल्लत, तो यहाँ पर इस काम में बहुत स्कोप है। और आप लोग वो चंद लोग हैं, अगर आप अपनी कदर समझें और इस बात की अहमियत को समझें कि आप वो बहुत कम लोग हैं जो आप वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में बहुत उनका है, बहुत कम है। अगर आपने सही से संजीदगी से मेहनत कर ली तो स्काई इज़ द लिमिट वाली बात है। ठीक है, मैं फिर वही कहता हूँ कि देखिए बड़े बड़े ज़हीन लोग होते हैं, उनको रास्ता ही नहीं पता चलता कि जाना कहाँ है। कभी वो कंप्यूटर कोर्स में घुसते हैं, कभी वो कहते हैं यार पंचर की दुकान खोल लें, कभी कहते हैं बर्गर लगा लें, कभी वो कहते हैं जनाब वो पकौड़े तल लें। तो वो क्या करते हैं, वो जहाँ पे भी जाते हैं ज़हीन तो होते हैं, तो अपनी जहानत से जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पकौड़े वालों में देखें, आपने वो यूट्यूब पे देखे होगा कि पकौड़े वाला जो है वो सरसों के तेल में कढ़ाई गरम गरम तेल में जो है वो हाथ डाल के पकौड़े निकालता है, वो अपना टैलेंट वहाँ दिखा रहा है। बर्गर वाला देखें, टक 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 एक अपने जो है 100 बर्गर लगा रहा है, टक 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 वो काट रहा है। तो वो टैलेंटेड तो है, लेकिन उसको लाइन ऑफ एक्शन सही नहीं मिला। वो उसको बेचारे को सब्जी काटने का काम मिला, तो सब्जी आप देखिए कितने आप देखते हैं, आप तो यूट्यूब पे तरह तरह के प्रोग्राम आते हैं कि सब्जी काट रहा है, ऐसे उसमें आप सब्जी काट के तो अपने ढेर लगा दिए। तो वो टैलेंटेड है, लेकिन बेचारे को काम क्या मिला, सब्जी काटने का काम मिला। तो उसने जो है वो सब्जी काटने में अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा चाय वाला, दूध वाला, वो यूँ करके दूध फेंक रहा है और यूँ करके गिलास ला के आपको दे रहा है और आपको पेश कर रहा है। आप कह रहे हैं क्या टैलेंटेड आदमी। वो टैलेंटेड आदमी तो है, मगर मुझे उस पर तरस आता है। इस टैलेंटेड आदमी को जापानी सीख लेनी चाहिए थी, अपना टैलेंट यहाँ दिखाता है। ठीक है ना। तो अगर वो टैलेंटेड आदमी अगर जापानी सीख लेता तो आज कहाँ होता, अपने दूध की जो है वो फैक्ट्री लगाए हुए बैठा होता। ठीक है ना। तो फिर वही वाली बात है कि बड़े बड़े टैलेंटेड लोग पंचर लगा रहे होते हैं, ठीक है, सब्जी काट रहे होते हैं, दूध ऐसे करके उबाल के ऐसे उसमें दूध यूँ डाल रहा है, तो पिज़्ज़ा यूँ घुमा रहा है, यूँ घुमा के पिज़्ज़ा इधर से लाया, पिज़्ज़ा को लुढ़का के इधर से लाया, बड़े करता दिखा रहा होता है, टैलेंटेड आदमी। तो वो टैलेंटेड आदमी जो है बेचारे को उसको हिदायत नहीं मिल पाई। आप सब लोगों को हिदायत मिल गई है। अब इस हिदायत का फ़ायदा उठाते हुए अगर आपने मेहनत कर ली तो मैं आपको यकीन करें, मैं आपको फिर यकीन दिलाता हूँ कि स्काई इज़ द लिमिट। ये वो काम है जिसके एक दिन के $200 भी मिलते हैं आपको, और ये वो काम है जिसके 1 घंटे के $2000 भी मिलते हैं। एक होता है दोजित्सु याकू, साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन, यानी इधर एक आदमी एक लैंग्वेज बोल रहा है, जो भी लैंग्वेज बोल रहा है, या उर्दू बोल रहा है, जापानी बोल रहा है, उधर आप उसकी बात आप सुने जा रहे हैं और अपने उसकी बात को ट्रांसलेट किए जा रहे हैं। वो कहलाता है दोजित्सु याकू, यानी साइमल्टेनियस ट्रांसलेशन। और उसके एक घंटे के $2000 भी मिलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके टैलेंट पे है कि आप कितने टैलेंटेड हैं, कहाँ तक पहुँच पाते हैं। ठीक है, ये मेरा मैसेज है आप लोगों को भी और आप लोगों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आगे